वन ब्लॉक सिस्टम। तो आज लेक्चर 4 पे हम लोग चलेंगे। इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो चुका फ्रिक्शन के बारे में। तो आज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ लेक्चर है, जिसमें वन ब्लॉक सिस्टम के ऊपर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन ब्लॉक सिस्टम। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस पे कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है आपको, राइट। म्यू और म्यू एस होगा, म्यू एस और म्यू के दो होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे थे एफ, जो कि टाइम का फंक्शन हम लोगों ने पिछले बार लिया था। इस बार भी हम लोग फंक्शन के टी ले रहे हैं। अब हमें इसमें ड्रॉ करना था, ये एम मास का ब्लॉक है, कि इसका फ्रिक्शन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ होगा। सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स एफ का ही ड्रॉ कर लिया था। तो फोर्स एफ का वेरिएशन के टी है, तो ये आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं यहाँ से कुछ यूं। ठीक है, इसकी स्लोप जो है वो के हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब फ्रिक्शन का वेरिएशन आप लोग याद करिए कैसे निकाले थे, कि कुछ देर तक स्टैटिक रहता है, फिर लिमिटिंग वैल्यू हिट करता है, एंड देन उसके बाद वो कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है जब ब्लॉक चल पड़ता है। तो अगर मैं एफ आर वर्सेज एफ का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, एक सेकेंड। ये कुछ यूं बना था, इसके बाद ये डिप होता था लिमिटिंग वैल्यू से, यहाँ पे जाके ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता था। ठीक है, ये वाली थी आपकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये वाला पार्ट होता था स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, वैल्यू की बात करें इसमें, तो ये वाले पार्ट की वैल्यू हो जाएगी म्यू के टाइम्स एन, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी म्यू एस टाइम्स एन। ठीक है, ये फ्रिक्शन वर्सेस एफ का ग्राफ था। तो क्योंकि फंक्शन एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, के कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन वर्सेस टाइम जो आप बना रहे थे वो भी सेम ग्राफ बन रहा था, कि विथ टाइम पहले आपका फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, बढ़ते जाएगा टाइम के साथ, अपनी लिमिटिंग वैल्यू हिट करेगा, लिमिटिंग वैल्यू हिट करने के बाद ये जैसे ही ब्लॉक चल पड़ेगा फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। दिस इज ठीक है, और ये वैल्यू को भी दिखा देते हैं। ये वैल्यू आपकी म्यू के एन है, और ये वैल्यू म्यू एस एन है। ठीक है, ये लिमिटिंग है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है,
ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। जस्ट अ क्विक रिकैप। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना भी आपने सीखा था कि जब एक बॉल ब्लॉक चल पड़ेगा तो इस पर फ्रिक्शन जो है ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा। ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा म्यू के टाइम्स एन का। ठीक है, तो क्या ऐसे लिखा था आपने, एन की वैल्यू mg लिखी थी और फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन को आपने लिखा था m टाइम्स a। ठीक है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलता है म्यू के टाइम्स mg इज इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ जाता था f माइनस म्यू के mg अपॉन m। ठीक है, और इसी को जब आप a की वैल्यू लिखेंगे तो के टी माइनस म्यू के एम जी पॉन एम आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आपने प्लॉट करके भी देखी थी। ये एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो देखिए शुरू में तो फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा था आपका। ठीक है, तो थोड़े टाइम तक ये रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस टाइम्स एन नहीं हो जाती। वो कैसे निकाला था आपने, टाइम ब्लॉक इज इन रेस्ट टिल एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस एन। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू जब इससे ज़्यादा हो रहा था, सॉरी एफ की वैल्यू, जब एफ की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तब ये चलेगा और तब ये फ्रिक्शन रिप्लेस हो जाएगा म्यू के एम जी से। ठीक है, तो के टी की वैल्यू जब आपकी म्यू एस एम जी होगी, मतलब टी इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन के जब होगा, तब तक ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो सपोज करिए ये टाइम कुछ के टी वन है। ठीक है, ठीक है, जब फॉरवर्ड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू के बराबर होगी तब तक ब्लॉक रुका रहेगा। उस टाइम को हमने T1 बोल दिया, तो T1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए, तो यही टाइम आपका T1 होगा। अब जैसे ही टाइम जरा सा भी T1 से बड़ा होगा तो FR की वैल्यू हो जाएगी म्यू के mg। ठीक है, और एक्सेलरेशन तुरंत आ जाएगा आपका के टी माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा जंप आएगा क्योंकि एक वैल्यू म्यू एस एम जी से कम होगी, तो कुछ ना कुछ उसी टाइम पे जस्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा और उसी टाइम पे जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा तो आप फर्दर एक स्लोप का, इसका स्लोप भी के बाई एम होगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ, के बाई एम टाइम्स टी। अब ये स्लोप हो गया आपका माइनस म्यू के जी। ठीक है, यहाँ से आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो ये कहानी क्विक रिकैप थी। बेसिक इसमें पॉइंट है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही है ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अचानक से वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है म्यू एस एम जी, और अचानक से जैसे ही ब्लॉक चल पड़ता है फ्रिक्शन अपनी हल्की सी वैल्यू कम करके म्यू के एम जी हो जाता है, इसलिए अचानक से एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, अब एक केस लेते हैं पुश वर्सेस पुल का। ठीक है, पुश वर्सेस पुल में कि आपने सेम मैग्नीट्यूड, सपोज करिए फोर्स लगाया, आप ले रहे हैं, ठीक है, F1 और F2। ठीक है, आपको ब्लॉक को जस्ट मूव करना है।
ठीक है, तो किस में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, पुश वर्सेस पुल, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। तो आपको पता करना है दोनों में सेम एंगल थीटा पे ही लगेगा फोर्स, पुश वाले में F1 लग रहा है फोर्स थीटा एंगल पे और पुल वाले में F2 लग रहा है थीटा एंगल में। तो आपको ये पता करना है किस में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कौन सा। आपको सपोज करिए टास्क ये है कि इस मास m के ब्लॉक को मूव करना है, तो आप ये देखोगे किससे आपका कम फोर्स में काम चल जा रहा है। पहले तो इस प्रॉब्लम को ये आपको समझ आना चाहिए कि एक में कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो भी समझ लेते हैं क्यों। तो केस 1 ले लेते हैं, पुश वाला केस, ठीक है। तो इसमें FBD बनाइए, नीचे की तरफ mg, ये अलग से बना लेते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ mg होगा। F1 का नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F1 cos ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F1 ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ब्लॉक को आपको आगे की तरफ चलाना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका पीछे लग रहा होगा, ठीक। तो इन लिमिटिंग केस क्या होगा, Fr की वैल्यू μs टाइम्स n हो जाएगी। μs म्यू के दोनों दिया है, पर आप क्योंकि आपको ब्लॉक को मूव करना है तो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू μs n से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन आपकी बनेगी n प्लस F1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से बन जाएगा n इक्वल टू mg माइनस F1 cos थीटा, ठीक है। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। अब दूसरी कहानी ये बनेगी कि टू मूव द ब्लॉक, ठीक है, F1 साइन थीटा इधर वाला शुड बी ग्रेटर देन Fr, ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल टू वाला लिमिटिंग केस होगा, ठीक है। जस्ट ब्लॉक आपका अबाउट टू मूव होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Fr मैक्स, और Fr मैक्स क्या होगा, Fr मैक्स शुड बी इक्वल टू μs टाइम्स n, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए, F1 साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू μs टाइम्स n की वैल्यू मैं ये डाल रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो आपका F1 अगर कॉमन ले लो आप, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू μs mg। तो F1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू μs mg अपॉन साइन थीटा माइनस μs कॉस थीटा। इसको फर्दर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर लोगे तो F1 ग्रेटर देन इक्वल टू μs mg सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस μs। ये हो गया F की ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू। F मिन आपको कितना चाहिए रहेगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, F min इज इक्वल टू μs mg अपॉन सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस μs, ठीक है। कम से कम इतनी फोर्स चाहिए तब वो ब्लॉक जस्ट मूव करेगा, ठीक है। अब आप लोग को पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बनाया था कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, फॉर टेन थीटा ग्रेटर देन μs। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो आप कितनी भी फोर्स लगा लें, कितना भी फोर्स लगा लें, वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि फोर्स का इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा होना चाहिए तभी आप ब्लॉक को चला सकते हैं पुश वाले केस में, ठीक है। सो फॉर
थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो आपका ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये फॉर थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू एस, block will not move. Block will not move for any value of f। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। आप इसको इंट्यूटिवली ऐसे सोच सकते हो कि जब ये फोर्स एकदम वर्टिकल लग रहा होता है, आप किसी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तो कितना भी ज़्यादा फोर्स लगा लो हॉरिजॉन्टली वो मूव नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल से जब तक ज़्यादा नहीं होगा इस फोर्स का एंगल, ये ब्लॉक आपका आगे मूव नहीं करेगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि एफ मिन की वैल्यू ये होगी फॉर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस या थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस। और दूसरा केस कि जब थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू एस होगा तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो इस टेक अवे क्या था इसका, एफ मिनिमम कितना आ रहा है अपना, एफ मिनिमम इज दिस वन। ठीक है, F1 है सॉरी, ये F1 min इज इक्वल टू म्यू एस एम जी सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस म्यू एस। अब केस 2 का लेके देखते हैं, केस 2 का लेके देखते हैं। ठीक है, तो केस 2 की भी एफबीडी बना लेते हैं। केस 2 पुल, तो केस 2 की अगर आप एफबीडी बनाएं तो नीचे mg आपका पहले की तरह, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये थीटा पे लग रहा था तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा F2 साइन थीटा और ये हो जाएगा F2 कॉस ऑफ थीटा। अगेन फ्रिक्शन आपका पीछे लगेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब क्या करें हम लोग, आपको लेना होगा कि सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो n इक्वल टू, सॉरी नॉट n इक्वल टू, n प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, पिछले बार क्या था नॉर्मल की वैल्यू, पिछले बार हमने कुछ गलत लिख दिया है क्या, ओहो पिछले बार एक मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट करिए। ये प्लस नहीं होगा, F1 कॉस थीटा माइनस में mg के डायरेक्शन में, इसको प्लीज़ करेक्ट करिए। तो n की वैल्यू mg प्लस F1 कॉस थीटा होगी, कैलकुलेशन ही पूरी चेंज हो जाएगी। इसके बाद मैंने ऑब्वियसली यहाँ से सही लिख दिया है समहाउ, F1 को मैं इधर ले गया हूँ तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, फिर ठीक है मैंने लिखा यहाँ पे सही है, बस यहाँ पे प्लस साइन का एक मिस्टेक था, ये प्लस होगा। ठीक है, रिजल्ट सही है, बाकी इसके ये वाला स्टेप सही है, ये वाला स्टेप सही है, ये वाला स्टेप सही है। तो जब ये वाला कर रहे हैं तो n प्लस F2 कॉस थीटा ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, तो n की वैल्यू हो गई मेरी mg माइनस F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल के लिए लिखूंगा मैं, फॉर द ब्लॉक to move F2 sin theta should be greater than equal to, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, Fr मैक्स। ठीक है, अब Fr मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Fr मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स n। इसको n2 ले लेते हैं इस बार, पिछले बार हमने n लिया था। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट कर देते हैं, F2 साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस, n2 की वैल्यू ये डाल दीजिए, अब आएगा आपका F2 साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा
इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी सेक थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस म्यू एस। तो अगर आपसे F2 मिन पूछा जाए तो इक्वलिटी वाला ले लेंगे। F2 मिन कितना हो जाएगा, म्यू एस एम जी सेक थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस म्यू एस। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, आप पुलिंग फोर्स कितना भी लगाएं वो चल सकता है। ठीक है, बीच में ये वाली कंडीशन नहीं है कि थीटा एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है आप देखोगे, दोनों प्रॉब्लम्स में अंतर क्या हो रहा है कि एक में फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दे रहा है। जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ बढ़ जाएगा म्यू एन से। इस वाले में क्या हो रहा है, नॉर्मल इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आने की वजह से नॉर्मल कम हो जा रहा है, नॉर्मल कम हो रहा है तो फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है कि पुलिंग वाले केस में कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू आपकी कम है। F2 min इज लेस देन F1 min, तो इसका यही है, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड इन पुलिंग देन पुशिंग जब एंगल सेम हो, फॉर सेम गिवन एंगल। ठीक है, अगर एंगल सेम हो तो पुलिंग में कम फोर्स लगता है ब्लॉक को खींचने के लिए, क्योंकि नीचे यहाँ प्लस आ रहा है और इसमें नीचे माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका F2 min कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी ब्लॉक को मूव करना है तो आप पुल करेंगे, उसे पुश नहीं करेंगे। पुश करने में आप एक नॉर्मल का बढ़ा दे रहे हैं, नॉर्मल बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है। पुल करने में आप नॉर्मल घटा रहे हैं, नॉर्मल घटने से फ्रिक्शन घट जा रहा है। तो ये था मेन टेक अवे कि पुलिंग में कम फोर्स चाहिए होता है, पुशिंग में ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, अब कुछ वेरिएशंस देखते हैं इसके, अच्छे वेरिएशंस। अब एक क्वेश्चन है आपका, मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। इस बार एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक ब्लॉक रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम फोर्स उतनी लगानी है जितनी कि ब्लॉक ऊपर चलने लगे। ठीक है, और फ्रिक्शन है दोनों सरफेस के बीच में जो कि म्यू है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि मिनिमम फोर्स निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि ब्लॉक चलेगा कब। तो ये ब्लॉक तब चलेगा अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए होते आप, तो नीचे की तरफ mg साइन थीटा लगता, अगर तो ये थीटा है। ठीक है, और फ्रिक्शन इसको ऊपर लग रहा होता। ठीक, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होता, तो आपका ब्लॉक कब चलेगा, जब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा नीचे वाले फोर्स से। ठीक है, जब अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, बट क्या होगा, आपने इस पर धीरे धीरे एक F फोर्स लगाना शुरू किया, तो जब तक F प्लस एम जी साइन F प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू अभी स्टैटिक रहेगा क्योंकि ब्लॉक अभी रेस्ट पे है। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि जब तक फ्रिक्शन इनकी वैल्यू सप्लाई कर पाएगा F प्लस एम जी साइन F माइनस एम जी साइन थीटा के, इसमें नीचे की तरफ ऊपर की तरफ F लगेगा और इनिशियली FR लगेगा और नीचे एम जी साइन थीटा लगेगा। तो जब तक टिल F प्लस FR, या ऐसे समझिए कि ये ब्लॉक कब तक रुका रहेगा
जब एफ की वैल्यू बहुत कम है, इनिशियली क्या होगा, mg साइन थीटा लग रहा था और ऊपर एफ आर लग रहा था, शुरू में कोई फोर्स नहीं था तो ब्लॉक रुका हुआ था क्योंकि एफ आर की वैल्यू mg साइन थीटा हो गई। फिर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स ऐसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एफ प्लस एफ आर अभी भी mg साइन थीटा होगा। तो ये होगा कि टिल एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ठीक है, जब तक कि ये फ्रिक्शन के हिसाब से सॉरी ये फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो जब तक एफ प्लस एफ आर की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर रहेगी तब तक ये वैल्यू, तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। फिर क्या होगा एक मोमेंट पे कि एफ आर की वैल्यू मैक्सिमम हिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, व्हेन एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस, एन कितना होगा, mg cos थीटा, ब्लॉक विल बी अबाउट टू मूव। ठीक है, लेकिन इस मोमेंट पे अब जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन अपनी रिवर्स कर लेगा। तो उससे पहले एक कंडीशन आएगी, पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन रिवर्स करेगा। तो उसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब f की वैल्यू व्हेन f इज इक्वल टू mg साइन थीटा होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी mg साइन थीटा माइनस एफ, और क्या होगा ये, स्टैटिक। यहाँ पर भी फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी जब f की वैल्यू mg साइन थीटा होगी। जब f की वैल्यू mg साइन थीटा से बड़ी होगी, ठीक है, इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। अब जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा से बड़ी हो गई तब इसके स्लिप करने की टेंडेंसी अब ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये f हो गया, ये mg साइन थीटा हो गया, तो एफ आर आपका इस बार नीचे लगेगा। ठीक है, एफ आर आपका नीचे लगेगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा से बड़ी हो जाएगी तो फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर लेगा। वो टिपिंग पॉइंट क्या होगा, f की वैल्यू mg साइन थीटा। जब तक f की वैल्यू mg साइन थीटा से लेस थी, फॉर केस 1 लिख लीजिए, f इज लेस देन mg साइन थीटा, तो ये कंडीशन रहेगी, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, एफ आर की वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस एफ, स्टैटिक होगा। जब फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगी तो एफ आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर फाइनली जब फोर्स mg साइन थीटा से ज़्यादा हो जाएगा तो अब इस बार फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगने लगेगा। ठीक है, नीचे लगने लगेगा और ब्लॉक अब ऊपर चलना चाहेगा, ऊपर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो अब इक्वेशन बनेगी कि F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस एफ आर, अभी भी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, एफ आर आपका स्टैटिक होगा। ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी एफ माइनस एम जी साइन थीटा। देखो पहले एम जी साइन थीटा माइनस एफ थी, जब एम जी साइन थीटा बड़ा था, अब जब एफ बड़ा हो गया तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये किधर लग रहा होगा, डाउन द प्लेन। ठीक है, अब ये डाउन द प्लेन लग रहा होगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप एफ की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन आपका बढ़ता जाएगा। अब इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, एफ आर इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा। तो एज एफ इंक्रीजेस एफ आर विल इंक्रीज। ठीक, लेकिन कब तक बढ़ सकता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है, टिल इट रीचेज इट्स मैक्स वैल्यू म्यू एस टाइम्स एन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ब्लॉक चल पड़ेगा तो आपको वही फोर्स निकालनी है मिनिमम कि जब ब्लॉक चल पड़े। ठीक है, टू मूव द ब्लॉक इंक्लाइन। तो इन लिमिटिंग केस, ठीक है, व्हेन द ब्लॉक इज
about to move FR इक्वल टू FR मैक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो म्यू एस एन हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा होगा, एफ मेरा ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा मेरा नीचे लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन भी नीचे लग रहा है। ये एन होगा एंड दिस इज एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो म्यू एस एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ मिन, यही मिन होगा चलाने के लिए, ठीक। टिपिंग पॉइंट यही वाला होगा। तो एफ मिन की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजिली, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये था ऊपर चलाने के लिए मिनिमम फोर्स इतना चाहिए आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता कि एफ मिनिमम निकालिए कि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड ना हो, एफ मिनिमम निकालिए नीचे की तरफ ब्लॉक स्लाइड ना हो, तो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनेगी। उसको कैसे करेंगे, एफ मिनिमम टू प्रिवेंट स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, उसका कुछ यूं बनेगा, डाउन स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए एफ मिनिमम इधर लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, और अब आपका म्यू एस एम जी कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा। तो एफ मिन आ जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, सॉरी पहले एम जी साइन थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्या आपसे मिनिमम स्लिपिंग किधर हो रही है, नीचे हो रही है कि ऊपर हो रही है। जब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, तो ऑब्वियसली आपको तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इसका मतलब होता है फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। तभी तो ब्लॉक जब ऊपर चलने लगेगा तो फ्रिक्शन नीचे ही तो लगेगा, ठीक है। और जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लिपिंग डाउनवर्ड्स, मतलब स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है, तो आपको फ्रिक्शन ऊपर लगा लेना है। बस यही इस प्रॉब्लम्स में खेल है, ठीक है। चलिए इसी का यही वाली प्रॉब्लम अब इस बार आ जाती है, मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन। अब डाउन द इंक्लाइन मैंने बताया, अगर ब्लॉक को आपको नीचे चलाना है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ये हो गया आपका F, ये हो गया एम जी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा आपका फार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका N एंड दिस विल बी योर एम जी कॉस ऑफ थीटा। टू मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन, आपका डाउन वाला फोर्स F प्लस एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर मैक्स। एफ आर मैक्स की क्या वैल्यू होगी, म्यू एस टाइम्स एन, ये हो जाएगा म्यू एस टाइम्स एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो जब F प्लस एम जी साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा होगी, तब ये चल पड़ेगा। F की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। F मिन हो जाएगा आपका म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बेसिक जो आपको ध्यान क्या देना है कि फ्रिक्शन लग किधर रहा है।
अगर ब्लॉक के नीचे चलने की बात हो रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगाना है, और जब ब्लॉक के ऊपर चलने की बात होगी तो फ्रिक्शन नीचे लगाना। आप देखोगे सब आंसर अलग आ रहे हैं, तो रटने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। पिछले केस में क्या आया था, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। फिर नीचे स्लिपिंग प्रिवेंट करना हुआ था तो एम जी साइन थीटा माइनस। तो इसको आप रट नहीं पाओगे, इसको आप बेसिकली समझना है आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में नीचे स्लिप करने की बात हो रही है कि ऊपर स्लिप करने की बात हो रही है, और आपको वही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना होगा लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बार आपने एफ बी डी बना ली तो ये सब क्वेश्चंस 2 लाइन में हो जाएंगे। ठीक, अब आता है एफ को इंक्लाइन के अलोंग ना लगा के हॉरिजॉन्टली लगा दिया, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा इस बार, एक कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग आ जाएगा, एक कंपोनेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ जाएगा इंक्लाइन के अलोंग। तो ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, बस इसमें एफ बी डी बनाने का खेल है। तो आप खुद देखो, ये इसको मैं एफ ले ले रहा हूँ क्योंकि ये थीटा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। तो दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, और इधर एक क्या होगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। टू प्रिवेंट स्लिपिंग कह रहा है, एफ मिन टू प्रिवेंट स्लिपिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि आप मिनिमम फोर्स लगाओ उसको स्लिप करने से रोकने के लिए। तो अगर फोर्स नहीं होता तो ब्लॉक के स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे ही तो होती, तो मिनिमम फोर्स आप लगा के वही तो रोक रहे हो, तो फ्रिक्शन आपका ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को लिखिए, इफ देयर वॉज नो फोर्स एफ, द ब्लॉक will have tendency to slip downwards। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा के आप बस उस नीचे वाली स्लिपिंग को प्रिवेंट कर रहे हो, इसलिए therefore friction will act up the incline। ठीक है, अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक, तो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहां पे बना लीजिए। अब फोर्स बैलेंस करिए, टू प्रिवेंट स्लिपिंग टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, नीचे की तरफ का फोर्स ऊपर को बैलेंस करना चाहिए, एम जी साइन थीटा शुड बी आपका इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ आर। और उससे पहले आपको लिख, ये एन दिखाना मैं भूल गया, नॉर्मल रिएक्शन। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो जब तक आपका ये वैल्यू सप्लाई कर पाएगा इसको, तब तक तो आपका स्लिप नहीं होगा। अब आपसे एफ मिन पूछ रहा है, तो मिनिमम फ्रिक्शन तब, फोर्स तब आप लगाएंगे जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम चल रही होगी। ठीक है, मिनिमम फोर्स मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्ट हो रहा होगा। फॉर एफ मिन फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग। ठीक है, ये वैल्यू अगर इसके बराबर है, ये वैल्यू कब मिनिमम होगी, तब मिनिमम होगी जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तभी तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि इसका सम हमेशा इसके बराबर होना है। तो फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग, एफ आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस टाइम्स एन। ठीक है, अब इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ मिन कॉस थीटा प्लस
म्यू एस टाइम्स एफ मिन साइन थीटा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बन चुकी है। फिजिक्स आपको कहाँ थी इसमें कि जब इसके नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और हमें कम से कम फोर्स लगाना है, मिनिमम वाला फोर्स कि उससे स्लिप रुक जाए। तो क्या होगा, फ्रिक्शन को हम मैक्सिमम यूज कर लें, है ना, क्योंकि हमें ऊपर वाला फोर्स इक्वल करना है एम जी साइन थीटा के। ये आपका मेन इक्वेशन यहाँ से समझना होगा। हमें चाहिए कि नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो जाए ऊपर वाले फोर्स से। अब नीचे वाले फोर्स को मिल के बैलेंस कर रहे हैं फोर्स और फ्रिक्शन। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी सप्लाई कर सकता है, म्यू एस टाइम्स एन। तो वही हमने डाल दिया, उस केस में हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ मिन कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ मिन हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये है आपका एफ मिन। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना। बेसिकली मेरा मोटो आपको समझाने का इसमें यह है कि एफ मिन वाले केस में मिनिमम फोर्स तब लगेगी जब आप फ्रिक्शन से उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें, तभी आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक वेरिएशन और रह जाता है कि एफ मैक्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग। मतलब आप कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि स्लिप ना करे। तो अभी मिनिमम वाले केस में आप समझ रहे थे कि ब्लॉक के नीचे करने स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। ऑब्वियसली जब मैक्सिमम फोर्स आप लगा रहे हैं तो ब्लॉक ऊपर ना चला जाए। मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स से ज़्यादा आप लगाएंगे तो ब्लॉक ऊपर स्लिप करने लगेगा, राइट। तो आपको वही रोकना है। तो फ्रिक्शन आपका नीचे लगेगा क्योंकि ब्लॉक ऊपर स्लाइड करना चाहेगा। तो पहले तो यही लिख लीजिए, इफ F is greater than F max, block will move up the incline। ठीक है, so in limiting case F equal to F max, friction will be, फ्रिक्शन आपका डाउन द इंक्लाइन होगा और लिमिटिंग केस में भी ब्लॉक जस्ट ऊपर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन विल बी डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, तो अब इसकी एफबीडी आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए। ये हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, इधर हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा। एफ का कंपोनेंट कर लीजिए आप, इधर क्या आता था, ये थीटा ही था, राइट। एफ कॉस ऑफ थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और एक आपका नॉर्मल अलग से लग रहा है। ठीक, टू प्रिवेंट, कलर चेंज करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। टू प्रिवेंट स्लिपिंग और फ्रिक्शन मैंने लगाना भूल गया, फ्रिक्शन आप लगाइए इसमें। मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। टू प्रिवेंट स्लिपिंग वाले केस में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सो फॉर एफ मैक्स, ठीक है, एफ कॉस थीटा भी मैक्स होगा। सो वो कब मैक्सिमम होगा, व्हेन एफ आर इज मैक्सिमम। ठीक है, ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी।
mg cos थीटा आपका कांस्टेंट है, सो फॉर f cos थीटा टू बी मैक्स fr हैज टू बी मैक्स। ठीक है, ये इस इक्वेशन से समझ आता है। ठीक, f मैक्स के केस में f cos थीटा भी मैक्स हो जाएगा। f cos थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब fr की वैल्यू मैक्सिमम हिट कर रही होगी, और fr की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? fr max इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स n। ठीक है, अब जरा यहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं, दूसरी वाली। n की वैल्यू हो जाएगी f साइन थीटा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो अगेन मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, तो मेरी बनेगी एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर मैक्स इज इक्वल टू एफ मैक्स कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मैक्सिमम वाले केस में सब मैक्स हो जाएगा एफ की जगह। तो अब आप वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर मैक्स कितना है? म्यू एस टाइम्स, अगले लाइन में ही लिखना है, उचित होगा इसको, एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस एफ आर मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस टाइम्स एन, एन की वैल्यू ये डाल दीजिए, एफ मैक्सिमम, क्योंकि अब आप मैक्सिमम वाला केस ले रहे हैं तो एफ यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगा, साइन थीटा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ मैक्स कॉस ऑफ थीटा। अब एक तरफ कर लीजिए चीज़ें, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है एफ मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये है एफ मैक्स की वैल्यू, कि ऊपर ना स्लिप करने लगे। ठीक है, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग विल बी अप द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन आपका डाउन द इंक्लाइन, ये है इसका की पॉइंट। ठीक है, इतना बहुत है, ये जेई से काफ़ी ज़्यादा कवर हो जा रहा है इसमें, मतलब इससे बाहर से आपको आ नहीं पाएगा क्वेश्चन। अगर ये इतना आप समझ लोगे तो आप फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे इसमें वन ब्लॉक सिस्टम से। पिछले बार आपको माइनस ऊपर था प्लस नीचे था, इस बार आपको देखो प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो याद नहीं करना है, कुछ याद कर भी नहीं पाओगे आप, आपको बस FBD बनानी आनी चाहिए और फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करना इज द मेन फिजिक्स। अगर आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही ले ली, उसके बाद आप 2 लाइन में मैथमेटिक्स है वो फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से पूरा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, आप नहीं समझ में आता तब आप वीडियो देखना दोबारा। ठीक है, सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा ये अब अलग चलते हैं, अभी हल्का चीज़ आ गया अपना, कि फ्रिक्शन अगर 2D में लग रहा हो, सॉरी फोर्स अगर 2 डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन पहले होगा क्या, इस पे तो एक नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी, सपोज करो लिमिटिंग केस है, फॉर लिमिटिंग केस, या कोई फ्रिक्शन की वैल्यू लेट से एफ आर है, वो कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके म्यू एस एन तक भी हो सकती है, या म्यू के एन भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको बताना है, क्या F1 के ऑपोजिट होगी या F2 के ऑपोजिट होगी। तो इन केसेस में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है
वो F1 F2 का जो रिजल्टेंट आता है उसके अपोजिट होती है। मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आपका एक्ट हो रहा होगा। ये इस प्लेन में ही है, 2D प्लेन में ही है, ठीक है। F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन सेम प्लेन as of F1 and F2 and direction of Fr will be opposite to the direction of resultant of F1 and F2, ठीक है। F1 F2 का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन की हो जाएगी, ठीक। यही 2D का फिर है, इस पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इजीली अप्लाई ये कर सकते हैं। अब इसी का ये एक एप्लीकेशन है कि ब्लॉक अगर दीवार पे ऐसे रखा हुआ है और उस पर mg नीचे लग रहा है, उस पर आपने 2 फोर्स लगा दिया, एक F1 ब्लॉक को प्रेस कर रहे हैं आप और एक F2 उस पर, देखो इस स्क्रीन में अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मेरे हाथ में स्केल है, इस पे एक ब्लॉक रखा है यूं, तो इस पे एक आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और एक दीवार के पैरेलल लगा रहे हैं फोर्स F2, ठीक है। तो अब आपको इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि दीवार एक नॉर्मल लगाएगी इस पे, कुछ यूं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस ब्लॉक की अगर FBD बनाओ आप, तो mg नीचे लग रहा होगा, F1 इधर लग रहा होगा, n इधर लग रहा होगा और अंदर की तरफ इसमें एक F2 लगेगा, ठीक है। F2 लगेगा। तो सबसे पहले n की क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू F1 हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि F2 आपका वॉल के पैरेलल है, तो F2 का नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं होगा। नॉर्मल को इफेक्ट करेगा F1 फोर्स जो कि इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक ना। mg का कोई लेना देना होगा, इस केस में mg देखो नॉर्मल पे इफेक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल आपका इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। और इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर सिर्फ F1 है आपकी, तो F1 आपका नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो कि वॉल के पैरेलल 2 फोर्स हैं, एक नीचे आपका mg है और एक इसमें अंदर की तरफ F2 है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा पैरेलल टू वॉल हैज 2 फोर्सेस, mg डाउनवर्ड्स एंड F2 आपका इनसाइड ऑफ प्लेन, ठीक है। क्रॉस मतलब इनसाइड ऑफ प्लेन। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट आपका फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। सो रिजल्टेंट ऑफ mg, अब इसका डाउनवर्ड वेक्टर हो गया ये, एंड F2, सो इन कलर चेंज हो गया है, या इसको ऐसे लिखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिखिए। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, दैट विल बी म्यू टाइम्स n, ये मैक्सिमम वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मैक्स फ्रिक्शन इज म्यू एस टाइम्स n, ये कितनी होगी म्यू एस टाइम्स F1, ठीक है। स्टैटिक के केस में कितना होगा, ये एक Fr की वैल्यू होगी,
काइनेटिक के केस में कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के टाइम्स F1, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, मैंने बोला ना दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का ऑपोजिट, ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ mg एंड F2, ठीक है। F2 आपका इनसाइड है, mg आपका डाउनवर्ड्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, सपोज करिए आपका ये वॉल के प्लेन में ही आएगा क्योंकि दोनों वॉल के प्लेन में लग रहे हैं, तो सपोज करिए इनका रिजल्टेंट कुछ यूं आता है, तो फ्रिक्शन आपका कुछ यूं लगेगा वॉल के प्लेन में ही, ठीक है। ये थोड़ा सा इमेजिन करने वाली चीज़ें हैं। डायरेक्शन विल बी अपोजिट और डायरेक्शन ऑफ mg एंड F2 इन द प्लेन ऑफ वॉल, ठीक है। वॉल के प्लेन में ही फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है उस वैल्यू के ऊपर कि क्या वो ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्लाइड करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिक एप्लीकेशन ये है कि इसमें आपको नॉर्मल में mg का कोई लेना देना नहीं होगा, ना F2 का कोई लेना देना होगा, नॉर्मल सिर्फ आएगा F1 की वजह से, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए वॉल के प्लेन में एक mg नीचे लग रहा है, एक वॉल के अंदर इनसाइड इसमें पैरेलल हो जाएगा वो भी वॉल के, तो F2 लग रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके ऑपोजिट आपका फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब वो बैलेंस उन दोनों को कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज पे, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि पहले कौन सा लगता है, जैसे ये प्रॉब्लम आप देखें कि एक वॉल से स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग अटैच है, उससे एक मास m रखा है, ठीक है, उससे एक फोर्स F लगा रहा है। तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे कि पहले इसमें टेंशन डेवलप होगा या पहले फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। गिवन है कि ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। गिवन है आपका कि ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो आप इसका आंसर ये है, इसमें जो माना जाता है कि पहले फ्रिक्शन एक्ट होता है, जब फ्रिक्शन पूरा यूज हो जाएगा तब टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। while applying F as it increases friction will act first, पहले फ्रिक्शन एक्ट होगा and it will start increasing, ठीक है। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू पहले 0 होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 कितना जा सकता है वो म्यू एस टाइम्स एन के वैल्यू के बराबर जा सकता है। when it reaches its maximum value, ठीक है, then tension will start to act in string, ठीक है, ठीक है। जब आपका म्यू एस एन ये पूरा सप्लाई कर चुका होगा, इसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, तब स्ट्रिंग टॉट होगी, स्ट्रिंग विल बी टॉट, स्ट्रिंग विल बी टॉट विथ टेंशन टी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि पहले फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन पूरा जब यूज हो जाएगा, जब फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता, तब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंशन डेवलप होता है, और तब तक इस केस के लिए F की वैल्यू FR होती है और T की वैल्यू 0 होती है, और इस केस के लिए जब अभी टेंशन 0 है, जस्ट अबाउट टिपिंग वाला पॉइंट है, टेंशन T कब, जब F की वैल्यू, एक सेकेंड इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा समरी फॉर्म में। पहला वाला केस होगा F इज लेस देन FR मैक्स, दूसरा वाला केस होगा इसमें T 0 होगा, F इज इक्वल टू FR मैक्स, स्टिल अभी टेंशन 0 होगा लेकिन अबाउट टू बी
अब टेंशन स्टार्ट होगा आना, ठीक है। और ये केस होगा जब F इज ग्रेटर देन एफ आर मैक्स, तब टेंशन आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और F इक्वल टू हो जाएगा T प्लस एफ आर मैक्स, ठीक है। अभी भी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग विल बी टॉट विथ टेंशन T, तो T की वैल्यू हो जाएगी F माइनस एफ आर मैक्स। तो कहने का मतलब पहले टेंशन डेवलप शुरू हो, पहले फ्रिक्शन डेवलप होगा, 0 से लेके बढ़ता 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 अपने मैक्सिमम वैल्यू तक सप्लाई करेगा फ्रिक्शन। जब वो बैलेंस नहीं कर पाएगा फोर्स को तो टेंशन आएगा, फिर बाकी जितनी वैल्यू है वो टेंशन इसको सप्लाई कर देगा और ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है आपको कि पहले कौन एक्ट होगा, तो इसका आंसर है पहले फ्रिक्शन एक्ट होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, आपको नो स्लिपिंग कंडीशन निकालनी है। स्मूथ है मतलब म्यू इक्वल टू 0 है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन कब होगी, जब इस पे दोनों पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। इस पे क्या होगा M2G, इस पे क्या होगा टेंशन सो फॉर नो स्लिपिंग M1G साइन थीटा इज इक्वल टू T, और T क्या है आपका M2G है, तो M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M2G, G से G कैंसिल, M2 की वैल्यू हो गई M1 साइन ऑफ थीटा। सो सिर्फ M2 की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सिस्टम स्लिप नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो नो फ्रिक्शन के केस में एक सिंगल वैल्यू आएगी M2 की, फॉर M2 इज इक्वल टू M1 साइन थीटा, लिखिए सिंगल वैल्यू सिस्टम विल नॉट स्लिप या मूव, ठीक है। ये फिक्स है ऑब्वियसली। तो M2 की सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सिस्टम स्लिप नहीं करेगा। M2 की वैल्यू इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 साइन थीटा और M2 इज लेस देन M1 साइन थीटा, तो देयर विल बी स्लिपिंग, दोनों केस में स्लिपिंग होगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही फोर्स बैलेंस होंगे, जैसे ही M1 उससे ज़्यादा होगा, M1 अगर ज़्यादा होगा कि नीचे की तरफ स्लिप करने लगेगा, M1 अगर कम होगा तो ये सिस्टम ऊपर की तरफ स्लिप करेगा और M2 की खींच लेगा अपनी तरफ। तो दोनों ही केसेस में स्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कहानी तब बदलेगी जब इस यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा एक, ठीक है। तो वही केस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नो स्लिपिंग कंडीशन निकालनी है। अब इसमें क्या होता है, M2 की एक रेंज आती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती, क्योंकि स्लिप इनिशियली जब आप M2 की वैल्यू बहुत कम लोगे तो M1 की टेंडेंसी स्लिप करने की नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, फिर जब M2 धीरे धीरे बढ़ाओगे, एक बार बहुत ज़्यादा ले लोगे तो M1 की ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे। तो पहला केस लेते हैं M2 लेस देन M1, तो इस वाले केस में लिखिए पहले M1 विल हैव, बहुत छोटा M1 से, विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। तो उसकी FBD बना लीजिए, ये हो जाएगा M1G साइन थीटा, टेंशन लग रहा होगा ऑब्वियसली, और FR इधर लग रहा होगा, ठीक है।
नो स्लिपिंग के लिए mg sin थीटा सॉरी m1g sin थीटा शुड बी इक्वल टू t प्लस एफ आर। ठीक है, अब t की वैल्यू m2g है और n की वैल्यू m1g cos ऑफ थीटा है। तो यहाँ से आएगा मेरा m1g sin थीटा इज इक्वल टू m2g, t की वैल्यू मैंने m2g लिख दी, प्लस एफ आर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा m2 की वैल्यू आ जाएगी m1g sin थीटा माइनस एफ आर अपॉन जी। ठीक है, ये मेरी m2 की वैल्यू आ गई। अब फ्रिक्शन यहाँ पर एक वैल्यू नहीं होगा, फ्रिक्शन की तो ऑब्वियसली रेंज होगी। ठीक है, तो m2 जब फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फ्रिक्शन फॉर नो स्लिपिंग Fr will be from 0 to म्यू एस एन। ठीक है, तो इस रेंज के लिए m2 की भी रेंज आएगी। ठीक है, फॉर Fr इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू m1g साइन थीटा माइनस 0 अपॉन जी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका m1 साइन थीटा, और जब एफ आर की वैल्यू म्यू एस एम जी कॉस थीटा होगी या एफ आर मैक्स होगी, एफ आर मैक्स लिखिए इसे, एफ आर मैक्स, तो m2 की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, m1g साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा, सब m1 है सॉरी, अपॉन जी कर लेंगे। तो m2 की वैल्यू हो जाएगी m1 साइन थीटा माइनस म्यू एस ऑफ कॉस थीटा, म्यू एस कॉस थीटा m1 छूट गया, म्यू एस m1 cos ऑफ थीटा। सो फॉर m2 इन द रेंज m1 साइन थीटा, नहीं सॉरी m1 साइन थीटा तो बड़ा है, जब तक m2 इस रेंज में रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर m1 साइन थीटा माइनस म्यू एस m1 cos थीटा से बड़ा m1, इस कंडीशन में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, नो स्लिपिंग। ठीक है, मैंने कहा ना रेंज आती है इसमें, तो जब इतना कम है m2 तो नीचे की तरफ स्लिप करने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। अब इसका केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा, जब m2 की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होगी m1 से, तो क्या होगा, m1 विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप अप द इंक्लाइन। अब इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, या तो आप वापस से फिर से प्रैक्टिस करके दोबारा एफबीडी बना के सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर बनाऊं, यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया है हम लोगों का, कहाँ पे करें इसे, किस स्लाइड पे चलें, नहीं जगह तो कहीं नहीं है, इसी में बना देते हैं केस 2 को भी। देखिए अब m1g साइन थीटा फिर से लग रहा होगा नीचे। ठीक है, इस बार भी नॉर्मल ऊपर, m1g cos थीटा नीचे,
अब इस बार एफ आर जो है टेंशन टी और एफ आर आपका नीचे लगेगा क्योंकि इस बार ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी? अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ या कहीं और लिखें इसे, मैं डिलीट नहीं करना चाहता इसे, तो इसको लेट अस सी, कंडीशन बनेगी T इज इक्वल टू M2G, फिर से बनेगा इस वाले ब्लॉक के लिए सेम, N की वैल्यू M1G cos थीटा फिर से बनेगी, सिर्फ ये वाली इक्वेशन चेंज होगी, या ये कह लें क्या बनेगी, M1G sin थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू टेंशन T। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा इसमें, बस म्यू की जगह म्यू एस लगा देना है। सॉरी, म्यू को आप अगर प्लस म्यू एस को माइनस म्यू एस कर दो पूरे इसमें, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करके देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए आप, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा कि M2 की वैल्यू आएगी M1G साइन थीटा प्लस एफ आर अपॉन जी। ठीक है, और एफ आर की वैल्यू आपकी रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके म्यू एस, 0 से एफ आर बड़ा होगा म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, M2 की वैल्यू होगी आपकी M1 साइन थीटा से M2 बड़ा होगा और कितना जाएगा, यहाँ पर म्यू एस एम जी कॉस थीटा रख दीजिए, तो M1 साइन थीटा प्लस M1 साइन थीटा प्लस म्यू एस M1 कॉस थीटा। मैं कह रहा था ना, अगर इसमें आप प्लस म्यू एस की जगह माइनस म्यू एस रख दो तो सेम आंसर आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है इन क्वेश्चंस को करने की, आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस म्यू एस की जगह माइनस म्यू एस रख दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि अब ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जब ये रेंज में वैल्यू होगी M2 की, तो कोई स्लिप नहीं होगा, नो स्लिप अप द इंक्लाइन। ये क्या था, नो स्लिप डाउन द इंक्लाइन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करना। अगेन यहाँ पे क्रक्स क्या है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, नीचे लग रहा होगा कि ऊपर लग रहा होगा, और क्योंकि फ्रिक्शन 0 से लेके काइनेटिक लिमिटिंग वैल्यू तक एडजस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर मास की एक रेंज आ रही होगी। नो फ्रिक्शन वाले केस में M2 की एक सिंगल वैल्यू आई थी, यहाँ पर M2 की एक रेंज आ रही होगी कि जब बहुत छोटा है तो इतने वैल्यू तक रहे तो ये नीचे नहीं स्लिप करेगा M1, जब M2 बहुत बड़ा हो जाएगा M1 से तो M1 के फॉर्म में आएगा कि इस रेंज में रहे तो सिस्टम को पूरा अपनी तरफ नहीं खींच लेगा, मतलब M1 ऊपर की तरफ नहीं स्लिप करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा भारी था, आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा से सारी चीज़ें ट्राई करिए, नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा लेक्चर देख सकते हैं, ये मैं अपलोड कर ही दूंगा PDF। ठीक है, चलो, थैंक यू।